तक शापित गुड़िया में आपने देखा। इशिका अपनी प्यारी किट्टी के साथ बस सोने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। उसी समय घर के बाहर डरी सहमी इशिका ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस एक रहस्यमयी गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। वो समझी शायद आदित्य ने सरप्राइज भेजा है और मुस्कुराते हुए बॉक्स अंदर ले आई। लेकिन बॉक्स में थी एक गुड़िया, पहली नजर में मासूम, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। उसे पता नहीं था कि वो गुड़िया शापित है। धीरे धीरे वही गुड़िया इशिका की रूह पर कब्जा करने लगी और उस रात एक काला साया उसे अपने साथ ले गया। अब आगे 13 घंटे बाद सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी, लेकिन कमरे में अब भी एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी, जैसे रात का कोई हिस्सा अभी भी वहीं रुका हो। इशिका की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका सिर भारी था, सांसें धीमी और शरीर थका हुआ। सब कुछ धुंधला लग रहा था, लेकिन रात की वो खौफनाक घटना सच थी या बस एक बुरा सपना? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इशिका की चीखें उस कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। हर कोना, हर परछाई उन चीखों से कांप उठी थी। लेकिन वो जानती थी रात वैसी नहीं थी। वो सपना नहीं था। मैंने सच में देखा था। किसी ने मेरा नाम लिया था, बिल्कुल मेरे कान के पास। क्या सच में कोई मेरे कमरे में था या मैं पागल हो रही हूँ? तुम्हें कैसा लग रहा है? इशिका ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज साफ सुनाई दी थी। उस रात कुछ बदल गया था। अब इशिका वही लड़की नहीं रही थी। इशिका एक पल को उसे देखती रहती है, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। कहाँ हो तुम इशिका? मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? I was so worried. आदित्य, कल रात मैं बहुत थक गई थी, पता ही नहीं चला कब सो गई। तुम बैठो ना, मैं बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। आदित्य, उसकी नजर दीवार पर रखी गुड़िया पर जाती है। गुड़िया की आंखें सीधे उसकी ओर देख रही हैं। आदित्य को कुछ टक रहा था, कुछ तो अजीब सा लग रहा था उसे। इशिका आईने के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी अचानक वही खौफनाक एहसास, जैसे कोई उसके बालों को जोर से खींच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उफ, क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी सांसें तेज हो गईं। इशिका ने अंदर के तूफान को किसी तरह थामा, कदमों को मजबूती दी और आदित्य से मिलने चल पड़ी। कुछ मत कहो आदित्य, चलो अभी कहीं बाहर। ओके इशिका। बाहर कैफे में इशिका का मन थोड़ा हल्का हुआ। कुछ पलों की खुशी मिली, फिर उसे लगा सच बता देना ही ठीक होगा। लंच के दौरान इशिका ने आदित्य को बताया वो डरावनी रात
परछाइयां जो पीछा करती थीं और वो फुसफुसाहटें जो जैसे उसकी आत्मा में उतर जाती। आदित्य ने पहले तो इसे कोई बुरा सपना समझा, लेकिन ईशिका की आंखों का डर और कांपती आवाज सुनकर वो भी थोड़ा बेचैन हो गया। उसकी आंखों में डर गहराया, उसका चेहरा भी सख्त हो गया। ईशिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि बातें कर लेने से शायद मन हल्का हो गया है, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर अचानक ही ईशिका उसे छोड़ चली गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। डिनर के बाद ईशिका की पलकें भारी थीं, लेकिन मन बेचैन। किट्टी, उसकी प्यारी बिल्ली, अब उसके पास आने से डर रही थी। वो कमरे के कोने में बैठी लगातार उसे घूरे जा रही थी। और जैसे ही ईशिका ने उसे पुकारा, गुर्राहट से जवाब मिला। ईशिका सहम गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी प्यारी किट्टी अब किसी और की गिरफ्त में थी, किसी और की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। आज आदित्य वापस नहीं गया था। वो ईशिका के कमरे के बाहर ही था। अंदर क्या हो रहा था, इससे वो अनजान था। नजरें उस सच की तलाश में थीं जो अब तक परछाइयों में छिपा था। किसी तरह ईशिका ने अपनी आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, पर हर बार जैसे ही पलकें झपकती, वही परछाई उसके सामने आ खड़ी होती। कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई। कमरे का कोना फिर से जीवित हो गया। वहीं गुड़िया चुपचाप बैठी उसे घूर रही थी। उसकी काली खाली आंखें मानो अब कुछ कहना नहीं, करना चाहती थीं। उसकी सांसें तेज हो चलीं, दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रही थी। अंधेरे में उस काले साए की झिलमिलाती आंखें अब बिल्कुल उसके पास थीं। पर जैसे आदित्य खुद किसी अदृश्य कैद में फंसा हो, उसके हाथ कांप रहे थे। वो दरवाजे के उस पार खड़ा सब देख रहा था, ईशिका को चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। अब ईशिका पूरी तरह उस शैतान के कब्जे में थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। चेहरा अब किसी और का प्रतीत हो रहा था, ठंडा, निर्दयी और अजीब सी मुस्कान लिए। एक कटा हुआ हाथ सूखी जली हुई छत से गिरी। गुड़िया मुस्कुराई। वो हाथ उसके चेहरे से होता हुआ गर्दन और कंधों पर रेंगने लगा। हर उंगली का स्पर्श जैसे बर्फ सी ठंडा। उसका शरीर अब उसका नहीं रह गया था। हर हरकत में अंधकार की छाया बस चुकी थी। आदित्य ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। दर्द और गुस्सा सब एक साथ फूट पड़े। खेल शुरू हुआ है। न जाने उस पल उसे कहां से वो ताकत मिल गई। एक ही झटके में दरवाजा चकनाचूर हो गया और वो बगैर रुके उस कमरे में बिजली की तरह घुस गया। अब समय आ गया है। अब भूल जाओ, कोई ईशिका नहीं रही, कोई और है। राजकुमारी मृणालिनी।